देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम आपको एनपीओ जो हमने बताया था कल चैप्टर के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आज उसके आगे चलते हैं। गैर व्यापारिक संस्थान, तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा। वे संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना अपने सदस्यों या समाज को कोई निश्चित सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, शैक्षणिक, चिकित्सकीय तथा विधिक सेवा देने हेतु लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य उपयोगपूर्ण, लाभप्रद सामाजिक सेवा देना तथा अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना है। इन सदस्यों की आय के मुख्य साधन सदस्यों से प्राप्त चंदा, सबसे मुख्य आय है एनपीओ की चंदा, और दान और अनुदान, ये तीन चीज़ें हैं जो आय के साधन है मेन। अपनी आय को बढ़ाने के लिए वे संस्थाएं मनोरंजन से संबंधित व्यापारिक क्रिया भी कर सकती हैं। ये संस्थाएं अपनी आय का उपयोग जनहित में, सामाजिक हित में, सेवा देने और सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई जाती हैं और बनती हैं। आगे है लेखा। इनमें लेखा करने की जो इच्छा होती है, लेखा करने का उद्देश्य होता है, वो निम्न प्रकार से है, लिख लीजिए। पहला है, संस्था को धन देने वाले वर्गों को यह बताना है कि जिन उद्देश्यों के लिए धन दिया गया है, ठीक उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन का व्यय किया जा रहा है। मतलब जो चंदा या दान अनुदान करता है संस्था को, उसको ये बताने के लिए लेखा ये करते हैं कि जिसके लिए आपने ये धन दिया है, चंदा दिया है, तो उसी पर व्यय करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वित्तीय उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। जो हमारा वित्तीय है, जितना पैसा आ रहा है, उसका मूल्यांकन करने के लिए कितना आ रहा है और कितना हमने व्यय किया है। दूसरा है व्यय करने की कुशलता का मूल्यांकन करना। चौथा है वास्तविक वित्तीय परिणामों की स्वीकृत बजट से तुलना करना। आय के अनुरूप व्यय की स्थिति जानना, ये पांचवा है। छठवां है विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित कोष के उपयोग को जानना। सातवां है अपनी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को जानना। मतलब हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम किस जगह पर हैं, वो जानने के लिए लेखा करना आवश्यक होता है। उसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थानों का लेखा अभिलेख। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में लेखा रखने का प्रमुख उद्देश्य विधिक अनिवार्यता का पालन करना तथा निधियों के उपयोग पर नियंत्रण रखना है। ये संस्थाएं अपने लेखे रोकड़ पद्धति के अनुसार रखती हैं। सामान्यतः निम्नलिखित लेखे इन संस्थाओं के द्वारा रखे जाते हैं। कौन कौन सी बुक्स रखी जाती हैं अकाउंट के लेखांकन करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो लिख लीजिए। तो इसमें पहली बुक आती है रोकड़ बही। रोकड़ बही में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है, ठीक है। तो रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में संस्था को प्राप्त होने वाली सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियों के तथा क्रेडिट पक्ष में सभी पूंजीगत और आयगत व्ययों के लेखे किए जाते हैं। समय समय पर रोकड़ बही का सारांश प्राप्ति और भुगतान के रूप में बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें रोकड़ बही लिखी जाती है, उसके बाद बनाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता, और उसके बाद बनाया जाता है आय व्यय खाता। आय व्यय खाते के बाद बनाया जाता है बैलेंस शीट। तो ये नंबर 1 हो गई रोकड़ बही। नंबर 2 है स्मरण पुस्तिका। मतलब याद रखने के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है कि कौन सा कहाँ से क्या क्या आया है, चंदा, दान, अनुदान जो भी आया है, उसको लिखने के लिए स्मरण पुस्तिका बनाई जाती है, ताकि ये भूले ना कि कहाँ से क्या दान आया है। संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले उधार प्रकृति के लेन देनों को इस पुस्तक में लिखा जाता है। जैसे उधार का भुगतान किया जाता है या उधार मद की राशि प्राप्त होती है, तो उक्त राशि को इस पुस्तिका में से काट दिया जाता है और रोकड़ बही में लेखा कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेतन और मजदूरी पुस्तक। इसमें नियोजित व्यक्तियों के वेतन और मजदूरी का उल्लेख रहता है। महीने के अंत में इनका भुगतान कर देने पर इस राशि को रोकड़ बही में लिख दिया जाता है। फिर एक आती है व्यापारिक पुस्तक, ट्रेड रजिस्टर। कभी कभी गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारिक कार्य भी करती हैं, जैसे अनाथालय में हस्तकला प्रदर्शनी, किसी मैच या मनोरंजन की क्रिया करना आदि। ऐसे व्यापारिक कार्यों के पूरा हो जाने के बाद इसका लेखा रोकड़ बही में कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है फिफ्थ, सदस्य रजिस्टर, मेंबर्स रजिस्टर। गैर व्यापारिक संस्थाओं के सदस्यों से प्राप्त चंदे का लेखा इस रजिस्टर में किया जाता है। इस रजिस्टर में सदस्यों का पूरा विवरण रखने के अलावा प्राप्त चंदा, बकाया चंदा और आगामी चंदा का पूर्ण लेखा रहता है। इस रजिस्टर का शेष रोकड़ बही में ले जाया जाता है। एक तो गत वर्ष का चंदा, फिर चालू वर्ष का चंदा और आगामी वर्ष का चंदा। ये 3 टाइप के चंदे होते हैं जो इनका हिसाब किताब हो जाने के बाद इनको रोकड़ बही में लिख दिया जाता है। स्टॉक रजिस्टर 6 वाला है। 6 वाला जो रजिस्टर है वो स्टॉक रजिस्टर है। तो इसमें प्रत्येक गैर व्यापारिक संस्थान की अपनी कुछ स्थायी संपत्तियां होती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, भवन हो गया, औजार हो गया, खेलकूद का सामान हो गया, पुस्तकें, बर्तन, उपस्कर इत्यादि जो चीज़ें होती है, इनकी एंट्री हम स्टॉक रजिस्टर में करते हैं। इन सभी का अलग अलग रजिस्टर होता है जिसे स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर में संपत्ति के क्रय की तिथि, क्रय की मात्रा, क्रय की रकम आदि लिखी जाती है। नेक्स्ट 7 है अन्य पुस्तकें। गैर व्यापारिक संस्थानों की विविधता के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क रजिस्टर, मनोरंजन संस्थानों में चंदा रजिस्टर, धर्मार्थ संस्थाओं में दानदाताओं का रजिस्टर, किराएदारों का रजिस्टर आदि भी रखे जाते हैं। अन्य खाते 8 नंबर है। अन्य खाते मतलब अदर अकाउंट्स। गैर व्यापारिक संस्थाएं खाते भी रखती हैं जिसमें आय, व्यय, संपत्तियों तथा दायित्वों के खाते प्रमुख हैं। इन खातों के आधार पर वर्ष के अंत में अंतिम लेखे बनाए जाते हैं या अंतिम खाते बनाए जाते हैं या इंग्लिश में फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण भी बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में निम्नलिखित तरीके से वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं या उनके उद्देश्य लिख लीजिए। प्राप्ति और भुगतान खाता बनेगा, आय व्यय खाता बनेगा और आर्थिक चिट्ठा बनेगा। इससे पहले क्या बनेगा? रोकड़ बही बनेगी। रोकड़ बही से आपका प्राप्ति भुगतान खाता बनेगा, उसके बाद में आय व्यय खाता बनेगा। प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाया जाता है और लास्ट में बनता है इनका बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है ये देख लीजिए। हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार, इसका नियम का पालन करते हुए अपनी खाता बही को तैयार किया जाता है। गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए फिर तलपट बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में तलपट बनाने के बाद आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाए जाते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसका मतलब है रोकड़ बही के संक्षिप्त वर्गीकृत सारांश को प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? रोकड़ बही किसे कहते हैं? रोकड़ बही के संक्षिप्त वर्गीकृत सारांश को प्राप्ति और भुगतान खाता कहा जाता है। यह वास्तविक खाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सा खाता है? वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। ये वर्ष के अंत में या निश्चित अवधि के बाद वर्गीकृत मदों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष का प्रारंभ प्रारंभिक रोकड़ बैंक शेष से होता है। बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियों को लिखा जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में वर्ष के दौरान दिए गए सभी पूंजीगत और आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। इस खाता का अंत रोकड़ का अंतिम शेष बताकर ही होता है। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश स्वरूप है। ये आप नोट कर लीजिए, ये आता है पेपर में। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश स्वरूप है। एक विलियम पिकिल्स हैं, इनके अनुसार प्राप्ति और भुगतान खाता एक निश्चित अवधि के रोकड़ बही, नगद और बैंक लेन देन के सारांश मात्र से कुछ भी अधिक नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षकों में विश्लेषित और वर्गीकृत है। यह खाता का प्रारूप है जिसका प्रयोग सामान्यतः समितियों, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों के द्वारा वर्ष के कार्य परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राप्ति और भुगतान खाते में। प्राप्ति भुगतान खाते में क्या क्या आती हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम विशेषताएं बताते हैं, वो लिख लीजिए। और आज शायद टाइम भी हमारा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल हम आपकी विशेषताएं इसमें लिखवाएंगे प्राप्ति और भुगतान खाते की। तब तक के लिए आप ठंडी से और कोरोना से अपने आप को बचा के रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। सब बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार।